आज हम चैप्टर 2 पढ़ने शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह। आखेट मतलब कि शिकार करना, और खाद्य संग्रह जो हमारे आदि मानव थे वो प्रारंभिक अवस्था में आखेट करते थे, शिकार करते थे अपना भोजन। आखेट शिकार तथा खाद्य संग्रह जंगलों से फल फूल या जो पेड़ कंद मूल फल देते थे उन्हें वो संग्रह करके रखते थे और उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। वे खुद से सबसे प्रारंभिक अवस्था में भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, जैसे गेहूँ हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, ये सब का उत्पादन नहीं करते थे। वो सबसे पहले क्या करते थे? भोजन को संग्रह करते थे, जहाँ से वो भोजन मिल जाता था, जैसे पेड़ के फल हो गए, जानवरों से शिकार करते थे तथा वे कंदमूल फल को इकट्ठा करके अपने पास संग्रह करके रखते थे। तो उन्हें क्या बोला जाता था? खाद्य संग्राहक। उसे क्या बोला जाता है? खाद्य संग्राहक। तो प्रारंभिक अवस्था के मनुष्य क्या थे? खाद्य संग्राहक। फिर यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक बने। तो तुषार, देखिए यहाँ एक बच्चा है जो बहुत ही क्यूरियस है, किसी भी चीज़ को जानने के प्रति बहुत ही क्यूरियस है। उसके बारे में बात की गई है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार की रेल यात्रा। तुषार, जैसे अक्सर आप लोग गर्मियों की छुट्टी में या फिर हमें कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना रहता है तो हम रेल का सफ़र करते हैं ना, वैसे ही तुषार भी रेल की यात्रा कर रहा था। तुषार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी के में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। ठीक है। अब बताइए चेन्नई किसकी राजधानी है? आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप मैप को देखकर बताइए कि चेन्नई किसकी राजधानी है और दिल्ली से चेन्नई की कितनी दूरी है। ठीक है। खिड़की वाली सीट पर मिल गई थी। वहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। वो क्या हो गया? बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे पर खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारी नहीं थी तो क्या वो एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं नहीं करते थे? अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वह सोच रहा है कि जब ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, ट्रेन और बस तो अभी कुछ 100 साल पहले आए हैं। हमारे देश में आप यह भी पता करिए कि हमारे देश में सबसे प्रारंभिक जो रेल यात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ठीक है। और कहाँ से कब शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रेन का जो आविष्कार है, ट्रेन का इन्वेंशन जो हुआ है अभी 150-200 साल पहले हुआ है। जब 150-200 साल पहले हुआ है तो उससे पहले यात्राएं कैसे हुआ करती थी? उससे पहले भी यात्राएं हुई होती थी, जैसे कि कोलंबस यूरोप से इंडिया आ गया, बिना ट्रेन के आया था, बिना एरोप्लेन के आया था। तो कैसे आया था? जैसे हमारे यहाँ के जो व्यापार होता था वो दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे भारत का व्यापार कहाँ से होता था? यूरोप से होता था, ईरान से होता था, यूनान से होता था। तो उनका साथ व्यापार, इतनी लंबी दूरी का व्यापार कैसे होता था? यह पता करने के लिए यह कैसे पर होता था। ठीक है। तो इसका पता करने के लिए हम देखते हैं, आज पढ़ते हैं और आप लोग भी एक सोचने वाले प्राणी बनिए, सोचना शुरू करिए कि ये सब कैसे हुआ, ये जो घटनाएं घट रही है ये इसके पीछे क्या क्या हुआ था। ठीक है। आज हमें जो जीवन मिला इससे पहले का जीवन कैसा था? जैसे आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, हम लोग का जीवन डिजिटल युग में है, हम पढ़ भी रहे हैं तो डिजिटल से पढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास शिक्षक के अलावा कोई साधन नहीं था पढ़ने का,
लेकिन आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं, आप चाहे तो जैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ठीक है। आरंभिक मानव, देखिए लिखा है आरंभिक मानव, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। बोल रहा है कि जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे। आज हम इस पे अपना विश्लेषण करेंगे कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्किटेक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इस नाम से पुकारा जाता है। क्या बोल रहा है कि भोजन को संग्रह करने, आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने, जो भोजन है, जो हमारी सबसे पहली नीड होती है, हमारी सबसे पहली आवश्यकता होती है, तो भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। वो लोग क्या करते थे? हमारे पूर्वज वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो जानवर थे जंगल में, क्योंकि जंगल में दोनों रहते थे, मनुष्य भी जंगल में रहता था और जानवर भी जंगल में रहते थे, तो जानवरों का शिकार किया करते थे। उस समय तक जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया नहीं हुई थी। कब की घटना है ये 20 लाख पहले। यह कब की घटना है? 20 लाख पहले की, 20 लाख वर्ष पहले की, 20 लाख साल पहले की घटना है, ठीक है। आर्किटेक खाद्य संग्राहक, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब बोल रहा है जो आर्किटेक्ट थे, जो हमारे पूर्वज संग्राहक थे, जो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण किया करते थे, घूमते थे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं। पहला कारण क्या दिया हुआ है? पहला कारण यह कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगहों पर जाना पड़ता था। क्या बोल रहा है कि एक जगह पे रहते रहते, आप एक ही जगह पे रहते रहते वहाँ के जितने भी जंगल के आसपास के फल फूल थे, पेड़ पौधे के जितने फल फूल थे, जितने कंद मूल थे, या फिर जितने जानवर थे, उन सब का शिकार करके वो लोग उन्हें समाप्त कर देते थे। अब वो एक महीना एक जगह रुक गए तो वहाँ पे सारे कंदमूल फल ख़त्म हो गए, जानवर भी ख़त्म हो गए जो शिकार करने लायक थे। अब उनको अब अपने खाने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता था, तो फिर वो उस जगह को छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यह कारण दूसरा कारण बताया गया है कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह चारा खाए, जब उनका चारा खत्म हो जाता है, जब उनका चारा मतलब जो वो घास खाते हैं, या फिर जब प्राचीन काल में तो वो घास ही खाते थे, तो जो उनका जो एक एरिया में घास खत्म हो जाता था, उनका चारा खत्म हो जाता, तो वो फिर से दूसरे जगह चले जाते थे। वो चारा ढूंढने के लिए दूसरे एरिया में चले जाते थे। तो जब दूसरे एरिया में चले जाते थे तो जो उन जानवरों को मार कर खाता था, जैसे मवेशियों का समूह है, तो उन हिरन का भी समूह है, तो हिरन का समूह में मान लो कि एक एरिया में 20 की संख्या में या 50 की संख्या में हिरन चारा खा रहे हैं। अब वो यहाँ पे जिन्होंने उनका शिकार किया, 5-6 का शिकार किया, और फिर वो सभी दूसरे एरिया में चले गए। तो फिर जब आदमी को खाने की ज़रूरत पड़ी तो वो जहाँ जाते थे उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते थे शिकार करने के लिए। फिर
तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण बताया गया है कि अब आप देखते होंगे अपने आसपास के पेड़ पौधों में सभी फल फूल, सभी के पेड़ों पे फल अलग समय में लगते हैं। कोई वर्षा ऋतु में फलते हैं, कोई ठंड ऋतु में फलते हैं, कोई ग्रीष्म ऋतु में फलते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु, अब मान लीजिए कि हम इस एरिया में है, यहाँ पे सिर्फ मैंगो ट्रीज है, तो मैंगो ट्री है तो सिर्फ ये तो गर्मी के सीज़न में ही फल देगा। अगर ठंड के सीज़न में जब हमको खाना रहेगा तो हम क्या खाएंगे? तो हमको ऐसे पेड़ के पास जाना पड़ेगा ना जो कि ठंड के मौसम में भी फले, और फिर ठंड के मौसम में भी वो पेड़ ख़त्म हो जाता है उसके फल, तो फिर हमें ऐसे पेड़ के पास जाना पड़ेगा जो वर्षा ऋतु में भी फलता हो। तो इस प्रकार भी आदमी एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, इस कारण भी भ्रमण करते रहते थे। और चौथा कारण दिया है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना असंभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। पानी कहाँ मिलता है? झीलों, झरना, नदियों में ही मिलता है। उस समय नल की व्यवस्था नहीं थी, कुओं की तलब व्यवस्था नहीं थी, तालाबों की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो भी पानी का स्रोत था वो झील थे, झरने थे, नदियाँ थी। तो आदमी के सबसे पहले नीड होती है ऑक्सीजन, दूसरा है पानी। तो पानी के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी को ज़रूरत होता है, आदमियों की भी ज़रूरत होती है। तो पानी जब गर्मी का दिन होता था, जब गर्मी के दिन में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के नदी नाले सूख जाते हैं। तो जहाँ पे रेगुलर पानी रहता है, कोई नदियाँ में पानी बहुत दिनों तक संचित रहता है। तो जहाँ पे रेगुलर पानी बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, तो वो उस नदी के पास गर्मियों के सीजन में चले जाते थे। फिर देखते होंगे कि वर्षा ऋतु में नदियों के पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उस जगह को छोड़ के वो ऊंची जगह चले जाते थे। तो इस प्रकार यदि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। पानी बारिश के बाद ही मिल पाता। इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। क्या बोल रहा है कि इसीलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आप देखते होंगे अक्सर आजकल हमारे यहाँ गर्मियों के सीज़न में पानी के लिए कितनी मारामारी होती है। उसी प्रकार जब खाद्य संग्राहक के रूप में मनुष्य था, तो वह भी पानी के लिए जिस जगह रहता था उस जगह से अपनी जगह को अलग, या फिर जिस जगह पानी अक्सर रहता था वहाँ पे गर्मियों के मौसम में चला जाता होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में, तो जो हमारे आरंभिक मानव थे, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्या बोल रहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो हमारे आज से 20 लाख साल पहले जो आरंभिक मानव थे, उनके बारे में हम जानकारी कैसे पाते हैं? तो बोल रहा है कि हमारे जो पुरातत्वविद होते हैं उनसे हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं। वो पुरातत्वविद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं पुरातत्वविदों को, जो पुरातत्वविद होते हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे वे अनुमान लगाते हैं कि खाद्य संग्राहक इसका उपयोग किए हों। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से
पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर लकड़ी और जो हड्डी है वो इतने सालों में जब ज़मीन के अंदर जो पड़े रहने के कारण वह सड़ के समाप्त हो जाता है, लेकिन पत्थर के अभी तक वो उसके अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ पौधों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्या बोल रहा है कि जो इनमें से जो कुछ औजार हैं उसका उपयोग क्या के लिए किया जाता था? फल फूल को काटने, जैसे आज हम लोग सीजर से हम लोग नाइफ से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, वैसे ही जो आदि मानव थे वो पत्थरों से काटते थे। किस प्रकार काटते थे? पत्थरों से काटते थे। हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वान जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्या बोल रहा है? जो पत्थर होते थे या फिर कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर उन्हें भाले जैसा, जो भाले को आपने देखा होगा उसके आगे में नुकीला भाग होता है, तो उस वैसे बनाकर उसे फेंक कर हथियार बनाए जाते थे। उसे कुछ औजारों में से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में भी किया जाता था। जो हमारे आदि मानव थे, जो हमारे अतीत थे, जो हमारे आरंभिक मानव थे, वे किस प्रकार जो औजार बनाया करते थे और उसका किस प्रकार उपयोग किया करते थे उसके बारे में पूरा तत्व यह बताते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, पत्थर के औजार का उपयोग ये जो बाएं है इसमें पत्थर का उपयोग कर क्या कर रहे हैं? इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। यहाँ देखिए, यहाँ वस्त्रों को क्या किया जा रहा है? जानवरों के खाल निकाल कर उनसे स्टिच किया जा रहा है, उनसे पत्थर से उसके खालों में छेद करके उन्हें क्या कर रहा है? सीला जा रहा है। ठीक है। रहने के लिए जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। यहाँ देखिए, ये मानचित्र 2 है, इसे देखिए। लाल तिकोने वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जो लाल तिकोना, यहाँ देख सकते हैं आप, लाल तिकोना है। यहाँ पे ये लाल तिकोना भीमबेटका है और लाल तिकोना यहाँ पे क्या है? हुंसगी है, और यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है। तो त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इन तीनों स्थलों पे आखेटकों खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। वे इसके अलावा भी और कई स्थल पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। बोल रहा है कि सिर्फ यही 3 स्थलों पे आखेटक और संग्राहक नहीं रहते थे, इससे भी अलग अलग और अधिक स्थानों पर भी आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। बोल रहा है जो हमारे कई पुरातत्व स्थल जो हैं वो हम नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि नदियों के, झीलों के किनारे जो पुरातत्व स्थल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो आदमी हैं उन्हें सबसे पहले पानी पीने की आवश्यकता होती है, तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी के किनारे इसीलिए बड़े बड़े नगर शहर बसे, क्योंकि उनकी नदियों से पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। उसी प्रकार जो आदि मानव थे, जो खाद्य संग्राहक थे, जो आखेटक थे, वे भी
पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए वो नदियों के किनारे, झरनों के किनारे बसा करते थे। पुरा स्थल, ये क्या है? पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थल को कहते हैं, देखिए, पुरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमार बर्तन पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल किसे कहा जाता है? जहाँ पे औजार मिलते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था औजार, पत्थर के औजार को देखा था, बर्तन और इमारतों, जो लोग घर बनाते थे उसके अवशेष मिलते हैं, तो उसे पुरा स्थल बोला जाता है। वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं को वहीं छोड़ गए, और वे छोड़ गए वे ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। बोला है कि आप पुरा स्थल समझिए। पुरा स्थल किसे बोला जाता है? ऐसे स्थल जहाँ पे जो हमारे खाद्य संग्राहक थे, जो आखेटक थे, उनके औजार बर्तन, इमारतों मतलब उस समय बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, तो जिस घर में वो रहते थे, जैसे भी घर था, मिट्टी के बने हुए थे या फिर ईंटों के बने हुए थे, तो उनके अवशेष जो आज हमें मिलते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति के आप देखते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में आप देखते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी, उसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, आग की खोज। यहाँ पे क्या है? आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अब यहाँ देखिए, हम लोग मानचित्र 2 को यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुरनूल की गुफा मिली। ये जो कुरनूल की गुफा है, इसे ही बोल रहा है कि मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। वहाँ क्या मिला है? राख है। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे जो राख मिलता है, जलने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, उसे राख बोला जाता है। राख के अवशेष मिले, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। क्या वजह है कि आग की खोज। जब आग की खोज, तो आग की खोज के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे प्रारंभिक अवस्था में जो ये हमने अभी कुरनूल जगह देखा था, वहाँ पे कुरनूल की जो गुफा है, वहाँ पे सबसे पहले राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जो हमारे आरंभिक लोग थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, और आग का इस्तेमाल वो अपने बहुत सारे कार्यों को निपटाने में किया करते थे। सबसे पहले तो रात में आग जलाकर अपने आसपास को प्रकाशित करने के लिए किया था। दूसरा, मांस भूनने के लिए, किसी भी चीज़ को पकाकर खाने के लिए। तीसरा, खतरनाक जानवरों से अपने आप को दूर भगाने के लिए। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? वो क्वेश्चन है कि अच्छा, आप बताओ कि आज हम लोग आग का उपयोग किस किस कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, नाम और तिथियाँ। यहाँ क्या है? नाम और तिथियाँ। आज हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहला काल क्या है? पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। ये देखिए, पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा और पाषाण 2 शब्दों से मिलकर बना है।
तो पहला शब्द है पूरा और दूसरा शब्द है पाषाण। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। क्या बता रहा है कि जो पूरा स्थल है, जो पूरा तत्व है, जो पूरा स्थल से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा स्थल, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसका काल क्या था? 20 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है, 20 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है और 12,000 साल पहले तक वह काल चला आता है। 20 लाख साल से 12,000 साल तक। इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पूरा पाषाण काल है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण युग। पहला है आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। बोल रहा है कि जो हमारी मानव की सभ्यता है, मानव सभ्यता के विकसित होने का जो चरण है, जिसके 99% जो कार्य हुआ वो इसी काल के दौरान हुआ। ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमारे पर्यावरण बदलाव हुए, पर्यावरणीय बदलाव, हम उसे भी आगे पढ़ेंगे कि हमारे पर्यावरण में क्या बदलाव हुआ। ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। बोल रहा है जो इसका समय कब है? 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। इसे क्या बोला जाता था? लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर होते हैं, जो हड्डियों के जो औजार हुए वो बहुत छोटे छोटे होते थे। ठीक है। और बहुत ही शार्प होते थे। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के लगे रहते के पुट्ठे लगे। एक मिनट। इस दौरान इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल को क्या कहा जाता है? मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ या पूरा पाषाण कहते हैं। ठीक है। प्रायः इन औजारों के हड्डियों और लकड़ियों के मुड़े हुए हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो माइक्रोलिथ आया, जो मध्य पाषाण काल आया, पूरा पाषाण काल और अब मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो हमारा कब से चला आ रहा था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। अब हमारा जो मध्य पाषाण काल आया वो 12,000 से 10,000 साल तक का आया, जिसमें क्या हुआ? छोटे छोटे औजार, जो पत्थरों के और हड्डियों के छोटे छोटे औजार बनाए गए। ठीक है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी। आज आप देखते होंगे हंसिए और आरी को देखो, उसे पकड़ने के लिए व्यवस्था रहती है, तो वही मुट्ठे लगे होते हैं, जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। बोल रहा है कि इस समय औजार बनाने में थोड़ी सी विकास देखी गई। औजार को और
शार्प बनाया गया, छोटा बनाया गया। जब भारी औजार रहते थे तो उसे उठाने में बहुत परेशानी होती थी, तब छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे जिससे कि दूर फेंक कर भी इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर दिया गया, उस औजार को भी बनाया जाता था। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जो दूसरे उससे आगे का युग होता है। अभी पूरा पाषाण काल हमने देखा, फिर मध्य पाषाण काल, अब नव पाषाण काल युग देखते हैं। नव पाषाण युग कहा जाता है 10,000 साल पहले से होती है, उसका क्या नाम है? नव पाषाण काल। नव पाषाण का मतलब होता है, इनका मतलब क्या होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें इसके नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में उन्हें क्या नाम से पुकारा जाता था या फिर उसके लिए क्या नाम था। यानी कि जो नाम जिसका प्राचीन नाम हमें याद नहीं है या फिर हमें मालूम नहीं है, पुरातत्वविद बता नहीं, तो उनके लिए आज हम जो अभी वर्तमान में जो नाम है उसका ही प्रयोग करते हैं। और हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि नव पाषाण काल की क्या विशेषता थी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग खूब पढ़िए और समझिए। ठीक है।